आठवीं बार हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी जो हम लोग फायदा दे सकते हैं उसको दे पाए होंगे। इसी में हम लोगों ने इसका जो मेथड रखा है उसमें एक्सपर्ट थोड़ी देर के लिए बस 5 से 10 मिनट आपको बताते हैं, उसके बाद आपके सवालों के जवाब हम लोग ज्यादा देने की कोशिश करते हैं। आज हम लोगों के बीच में डॉक्टर कैलाश चंद्र विश्वानी कंसल्टेंट फिजिशियन है और डॉक्टर राजीव जैन जो कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन है, क्योंकि बार बार हम लोगों को ये वाली परेशानी भी दिखाई पड़ रही थी कि बच्चों में अगर कोरोना होता है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, या बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं उस स्थिति में हमको क्या करना है, उन सब के बारे में भी बताया जाए। तो इसके लिए हम लोग लगातार दूसरी बार एक पीडियाट्रिशियन फिर से लेके आए हैं। तो डॉक्टर कैलाश चंद्र विश्वानी साहब कंसल्टेंट फिजिशियन है जो कोरोना के बारे में बताएंगे। डॉक्टर राजीव जैन जो बच्चों में कोरोना के बारे में सावधानियों के बारे में बताएंगे। अब मैं डॉक्टर रवि मोहन पचौरी साहब जो हमारे प्रेसिडेंट है उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको ऑफिशियली ओपन करें आज की मीटिंग को। थैंक यू। धन्यवाद संजय जी। आप सबका आईएमए के जनता संवाद में आने का में स्वागत है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हम जान भी जहान भी की स्टेज में हैं और इस स्टेज में संक्रमण रोकने की जिम्मेदारी समाज की है। आज एक न्यूज़पेपर में भी बड़ी हेडलाइन थी कि इस फेज में संक्रमण रोकने की जिम्मेदारी समाज की है और हमको जो फॉलो करना है वो हमें एसएमएस प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड सैनिटाइजेशन, इसको हम जहां भी मौजूद हैं हमें इसको प्रसारित करना है। इसी तरीके से हम संक्रमण को आगे फैलने से रोक सकते हैं और अपनी आजीविका और जीवन लाइफ नॉर्मल तरीके से चला सकते हैं, क्योंकि हमें इस वायरस के संग कितने महीने कितने साल जिंदा रहना पड़े इसके बारे में कोई भी वैज्ञानिक बताने में असमर्थ है और इसका कोई प्रभावी इलाज आज तक नहीं है। जैसा हम लोग देख रहे हैं रिसर्च चली रही है, डेली कोई ना कोई दवा का नया नाम आता है। आज एक नई दवा 2-3 दिन से बहुत ज्यादा है कि डेक्सामेथासोन, जो एक बहुत मामूली दवा है और बहुत उपयोग होती रही है, वर्षों से उपयोग होती रही है, उसका प्रभावी रूप देखा गया है, रोल देखा गया है इस बीमारी के अंदर। बच्चों के अंदर भी बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी भ्रांतियां हैं जो हमें समय समय पे परेशान करती हैं। एक लिटरेचर में है कि 12% बच्चों के अंदर वॉमिटिंग और डायरिया करके कोरोना प्रेजेंट कर रहा है। बुखार, वॉमिटिंग, डायरिया करके 12% बच्चों के अंदर आ रहा है। तो इसके भिन्न भिन्न रूप हैं, क्योंकि ये नई बीमारी है, नए नए रूप लेके आ रही है और नई नई भ्रांतियां, नई नई परेशानियां समाज के सामने पैदा कर रही है। लेकिन हमें इसके संग जिंदा भी रहना है और कोई हमारे पास विकल्प भी नहीं है। इसीलिए हम लोग आईएमए का ये प्रयास रहा है कि विभिन्न विशेषज्ञों को आपसे रूबरू कराया जाए, ताकि आपके दिमाग के अंदर जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी भ्रांतियां हैं, आप उनका निवारण सक्षम रूप से करा सकें। मैं अधिक ना बोलते हुए आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि जो भी क्वेरीज, जो भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में आए, उसे निसंकोच विशेषज्ञों से उनका जवाब लें और भ्रांतियों का निवारण सामाजिक स्तर पर भी करें। और समाज की जिम्मेदारी को समझते हुए हमें इन्फेक्शन को आगे बढ़ने से रोकना है, क्योंकि हमारे देश के सामने आज नई नई चुनौतियां आके खड़ी हुई हैं। और जब नई नई चुनौतियां आ रही हैं और चारों तरफ से चुनौतियां आ रही हैं, तो हर नागरिक का कर्तव्य हो जाता है कि उन चुनौतियों का सामना करे। इसमें कोई शासन प्रशासन का ही रोल नहीं है, हर नागरिक का इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है और हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए हर चीज का निराकरण में सहयोग करना है। धन्यवाद डॉक्टर संजय। थैंक यू डॉक्टर पचौरी सर, थैंक यू फॉर स्टार्टिंग द मीटिंग। अब मैं डॉक्टर कैलाश चंद्र विश्वानी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोरोना के बारे में कुछ सामान्य जानकारी जनरल पब्लिक को दें, उसके बाद डॉक्टर राजीव जैन बताएंगे बच्चों के बारे में। डॉक्टर कैलाश चंद्र विश्वानी साहब। धन्यवाद डॉक्टर संजय। जैसा हमारे अध्यक्ष डॉक्टर रवि मोहन पचौरी ने अभी बताया कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद और अनलॉक 1 चालू होने के बाद अब अधिकतर जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर आकर पड़ी है, जहाँ सामान्य नागरिक के ऊपर जिम्मेदारी आई है। तो लॉकडाउन 1 का ये जो अनलॉक 1 का जो ये समय है, ये विशेष सावधानी बरतने का समय है। कोरोना वायरस के बारे में आप सब लोग जानते हैं, बहुत बार डिस्कशन हो चुका है कि अल्फा, बीटा
गामा डेल्टा टाइप के कोरोना वायरसेज होते हैं। इनमें से जो गामा और डेल्टा है वो तो एनिमल्स को अफेक्ट करते हैं, उनके बारे में हमें कुछ लेना देना नहीं। अल्फा बीटा वाले जो दो कोरोना वायरस हैं, अल्फा बहुत माइल्ड कोरोना वायरस है जो सामान्य जुकाम खांसी करता है, और बीटा कोरोना वायरस है जिससे हम जूझ रहे हैं, जिससे कोविड-19 नामक बीमारी बन रही है, और वो वायरस है SARS-CoV-2। इस SARS-CoV-2 के अगेंस्ट हमारी जंग जारी है। जैसा डॉक्टर पचौरी ने बताया, अभी तक ना तो कोई दवाई निश्चित रूप से हमें पता है कि इसके खिलाफ कोई दवाई है, ना हमें निश्चित रूप से ये पता है कि ये वायरस कब तक हमारे साथ चलेगा। तो हमें इसे जिंदगी का हिस्सा बनाना है। अब लॉकडाउन खुलने के बाद ऐसा लगता है कि लोगों ने कुछ अपना संयम खोया है, जिससे जो केसेज हैं, कोरोना के केसेज हैं, उनमें लगातार वृद्धि हो रही है। और विशेषज्ञों का कहना है कि आगामी 2-3 माह एक खतरनाक सिद्ध हो सकते हैं। केसेज की संख्या, मृत्यु होने वाली संख्या कुछ बढ़ सकती है, मगर हमें सावधानियां लेना है, हमें अपना रोल बहुत अच्छी तरह निभाना है। हमें ध्यान रखना है कि अनलॉक 1 में हमें बाहर जाने की अनुमति है, किंतु उसका हम बेवजह इस्तेमाल ना करें। बहुत आवश्यक होने पर बाहर जाएं। विशेषकर वो लोग जिनकी आयु 65 वर्ष से ऊपर है, प्रेग्नेंट हैं, या जिनमें ऐसी बीमारियां हैं जो इम्यूनिटी को कम करती हैं, क्रॉनिक बीमारियां, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर की बीमारी, किडनी की बीमारी, डायलिसिस पे हैं, तो ऐसे लोगों को तो बिल्कुल बचना चाहिए। अभी भी अपने को लॉकडाउन वाली स्थिति मान के अपने घर पे ही रहना चाहिए, उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए। बहुत जरूरी आवश्यक होने पर अगर हमें घर से बाहर निकलना है तो कुछ चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना है। जैसे हमें मास्क का अवश्य इस्तेमाल करना है। मास्क हमारी जीवन रेखा है जो हमें बचाव करती है। अब मास्क में ये रहता है कि कौन सी मास्क का इस्तेमाल करें। अगर हमें खांसी नहीं है, जुकाम नहीं है, बुखार नहीं है, तो साधारण कपड़े की 3 लेयर वाली मास्क या एक सर्जिकल मास्क को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। N95 मास्क कोरोना वॉरियर्स के लिए है या जो कोरोना के मरीज हैं उनके लिए है, ये सबको लगाने की जरूरत नहीं है। तो N95 मास्क के बजाय हम साधारण मास्क को लगाकर और ग्लव्स पहनकर हाथों में हम बाजार में जा सकते हैं। बाजार में जाएं तो इन चीजों का ध्यान रखें। पहला, अनावश्यक चीजें जैसे पर्स, अंगूठी, ज्वेलरी या बेल्ट या घड़ी, इनको हम पहन के ना जाएं, क्योंकि ये फोमाइट्स का काम करते हैं। कई बार इनमें इन्फेक्शन चिपक जाता है, फिर हम घर पे आते हैं तो हमारे को इन्फेक्शन और लोगों में फैलता है। तो मोबाइल तो बहुत आवश्यक चीज हो गई, वो तो ले जाना पड़ेगा। मोबाइल से हम समय देख सकते हैं। और बाजार में जाएं तो भीड़ भाड़ वाली जगहों पे ना जाएं। अनावश्यक चीजों को छुएं नहीं, जैसे काउंटर है, रेलिंग है ऊपर सीढ़ी चढ़ने की, लिफ्ट के बटन हैं, इनको अवॉइड करें छूना, क्योंकि छूने से ये इन्फेक्शन अगर वहां पे पहले किसी और व्यक्ति ने छुआ है जिसको कोरोना था, तो उससे भी हमारे अंदर आ सकता है। हम जानते हैं कि ये वायरस सतहों पर काफी समय तक रहता है। जैसे सबसे कम रहता है एल्युमिनियम और ब्रॉन्ज पर 4 घंटे के लिए, बाकी रेलिंग, स्टील पर, प्लास्टिक पर ये 72 घंटे तक या उससे ज्यादा भी रह सकता है। कार्डबोर्ड पर ये 24 घंटे तक रहता है। तो हमें सतहों को नहीं छूना है और बार बार हाथों को सैनिटाइज करते रहना है। अगर किसी चीज को छूना है तो हाथों को सैनिटाइज कर दें। दूसरा एक बहुत बड़ा ध्यान रखना है कि हम हाथ को बार बार, हमारा रिफ्लेक्सेज होते हैं कि बार बार नाक पर, मुंह पर हाथ जाता है, तो उसको अवॉइड करें, क्योंकि यह इन्फेक्शन कहीं से हाथ पर लगा सतह से, फिर हमारे नाक और मुंह में गया तो वो इन्फेक्शन हमें इन्फेक्टेड कर देगा। तो हमें हाथ को बार बार ऊपर नहीं ले जाना, मुंह नाक पर नहीं ले जाना। बहुत जरूरी हो तो हाथों को सैनिटाइज करके उसके बाद इस्तेमाल करना है। तीसरी चीज ये है कि हमें करेंसी का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। आजकल बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है जिसमें हम करेंसी को पेटीएम से, गूगल पे से कर सकते हैं। करेंसी का इस्तेमाल ना करें। अगर कहीं से हमें चेंज वापस मिलता भी है, लेना भी पड़ता है, तो उसको अलग रखें, उसको सैनिटाइज करें और उसको बार बार छुएं नहीं। एक प्रिकॉशन और लेनी है कि जब हम घर पे आएंगे तो उस मास्क को हमें प्रॉपर्ली वॉश करना है साबुन पानी से, और वैसे भी दिन में एक बार कपड़े का जो मास्क है उसको साबुन पानी से धोना चाहिए। रोजाना साफ मास्क पहनना है। मास्क की बाहरी सरफेस को हमें नहीं छूना है। बाहरी सरफेस में कोरोना वायरस रहता है, ये देखा गया है।
जो सर्जिकल मास्क होती है उसमें 24 घंटे तक 7 दिन तक कोरोना वायरस रह सकता है। तो अगर सर्जिकल मास्क है तो उसको प्रॉपरली इंसिनरेट करके डिस्पोज ऑफ करना भी जरूरी है। इसके बारे में करेंसी का हो गया। उसके बाद जब घर पे लौट के आए तो जूते बाहर उतार दें, आके हाथों को मुंह को साबुन से धोएं, जो आपका मोबाइल है उसको सैनिटाइज करें, और अपना अगर चश्मा है मोबाइल है उसको सैनिटाइज करें, और उसके बाद आप घर पे अपना कार्य करें। तो एक चीज मैं आज के इस मौके पर मैं जोर देना करना चाहता हूँ कि ज्यादातर मरीज ये चाहते हैं कि हम क्लिनिक पे जाएं, डॉक्टर से मिलें, मगर ये युग अब बदल रहा है। कोरोना के समय में हमें ई कंसल्टेशन की तरफ जाना पड़ेगा, हमें टेली मेडिसिन की तरफ जाना पड़ेगा। टेली मेडिसिन एक वरदान है जो भारत सरकार ने भी टेली मेडिसिन को अब परमिट कर दिया है। तो इससे बहुत सारे फायदे हैं। टेली मेडिसिन से आपको वीडियो द्वारा डॉक्टर से मिलने का, फेस टू फेस बात करने का मौका मिलता है। और मेरे 30 साल के प्रैक्टिस के अनुभव में ऐसा मानना है कि 70% मरीज टेली मेडिसिन द्वारा इलाज किए जा सकते हैं। उनको क्लिनिक पे जाने की कई बार जरूरत नहीं है, और डॉक्टर के बुलाने पे ही वो जाएं डॉक्टर के पास। टेली कंसल्टेशन द्वारा अपना फीस जमा करके और डॉक्टर अपना अपॉइंटमेंट देता है, उससे आपका समय बचता है। अगर आप इटावा में हैं, आप शिमला महू में हैं, बहुत दूर हैं, आपको आना नहीं पड़ता, आपका ट्रैवल बचता है। और सबसे बड़ा, क्लिनिक पर जो भीड़ लग जाती है उससे सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो जाती है, उससे आप बच जाते हैं। तो आप टेली मेडिसिन को ज्यादा बढ़ावा दें, बहुत जरूरी होने पर क्लिनिक पे जाएं, और ज्यादातर बीमारियों को टेली मेडिसिन द्वारा ठीक किया जा सकता है। बीच बीच में डॉक्टर के पास जाएं। अपनी इम्यूनिटी को सशक्त बनाना, ये सबसे बड़ा मंत्र है। कोरोना वायरस आप देखिए कई जगह फैल रहा है, अब तेजी से फैलता है, मगर ये सबको प्रभावित नहीं करता। ऐसा देखा गया 70% लोग माइल्ड बीमारी या बिना सिम्टम्स के ही ठीक हो जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता, या बहुत ही हल्का जुकाम खांसी होता है जिसको वो नजरअंदाज कर देते हैं और वो ठीक हो जाते हैं, उनको इन्फेक्शन होता है। केवल 3 या 4% लोग ऐसे हैं जिनको बहुत सीवियर बीमारी होती है, जिसके कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती है। ऐसे 3 या 4% लोग हैं, और कुछ लोग होते हैं जो ऑक्सीजन और सामान्य इलाज लेके ठीक हो जाते हैं। तो मंत्र है कि अगर कोरोना हो भी जाए तो हमारा कुछ बिगाड़ ना पाए। तो ऐसे में हमारे जो साथी हैं, हमारे जो मित्र हैं, हमारे जो पेशेंट्स हैं, हम उनको सलाह देते हैं कि वो अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखें, योगा करें रोजाना, अपना आयुष वाली जो मंत्र हैं, जो चीजें हैं, काढ़ा है, इसके अलावा विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मिनरल्स में जिंक, ये लें। और इस तरीके से आने वाले समय में, जो कि एक लंबा समय भी हो सकता है कोरोना का, उससे हमें युद्ध करना है। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर संजय। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, काफी बताने के बारे में, कोरोना के बारे में जानकारी देने के लिए। अब मैं डॉक्टर राजीव जैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बच्चों में जो हम लोगों के अंदर भ्रांति हैं, कैसे बच्चों में होता है, नहीं होता है, लगातार दिमाग में चलता रहता है, कौन से बच्चों में होता है, कौन से में नहीं होता है, तो इन सब चीजों के बारे में और आगे आने वाले समय में जो स्कूल खुलने का लगातार चल रहा है उसके बारे में कुछ जानकारी देने को। थैंक यू डॉक्टर राजीव जैन। धन्यवाद। मैं एज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट आप सब लोगों को एक चीज के लिए पहले समझाना चाहता हूं कि बच्चों को हम 3 कैटेगरी में ले सकते हैं। पहला कि जो बच्चे हमारे 1 साल से कम हैं, जैसे कि हमारा इन्फेंटाइल एज ग्रुप, जो न्यू बॉर्न बेबी से 1 साल तक के बच्चे, उनके लिए कुछ समस्याएं अलग हैं। 1 साल से 5 साल के बच्चे जो प्री स्कूल चिल्ड्रन हैं, उनके लिए कुछ हमें अलग से सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। जैसा कि डॉक्टर विश्वानी ने बताया, जो जनरल सावधानियां हैं वो तो सभी के लिए वही हैं, लेकिन बच्चों में क्यों स्पेशल है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान देना चाहता हूँ। क्योंकि हम लोग सभी लोगों को परिवार में, अगर हम सबसे ज्यादा किसी भी अगर मूल्यवान चीज को अगर गिनते हैं तो वो शायद हमारे सबसे प्यारे बच्चे होते हैं। अब 5 साल से 10 साल के बच्चे जो होते हैं, वो जो स्कूल में जस्ट जाना शुरू करते हैं, थोड़े थोड़े समझदार होते हैं, उनके लिए थोड़ा सा हिदायतें अलग हैं। और 10 साल से ऊपर के बच्चे एक सामान्य नागरिक की तरह से सभी चीज समझ भी सकते हैं और कर भी सकते हैं। 10 से 18 साल तक के बच्चों में उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, उनको सिर्फ समझाना और देखभाल करने की आदतें डालनी है।
अगर घर में बड़े लोग जैसा महसूस करते हैं किसी भी घर की वातावरण के ऊपर, उस घर की सावधानियां बरतने के अनुसार घर के बड़े लोग कैसा कर रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं नहीं पहन रहे हैं, हाथ धो रहे हैं नहीं धो रहे हैं, सैनिटाइजर, उसको बच्चे नकल भी करते हैं और समझते भी हैं। और पेरेंट्स के द्वारा समझाया हुआ या उनके टीचर्स के द्वारा समझाया हुआ या कभी कभी हम डॉक्टर्स के द्वारा समझाया हुआ वाक्य उनको ज्यादा समझ में आता है। बच्चों में कुछ अलग परेशानियां भी हैं जो मैं सेकंड स्टेप पे बताऊंगा। हम लोग शुरू करते हैं न्यू बॉर्न बेबीज से। आजकल काफी प्रेग्नेंट लेडीज के ऊपर कोरोना जांच हुई नहीं हुई, इन्फेक्शन आया नहीं आया, इसके बारे में काफी भ्रांतियां हैं। हमें ये मान लेना चाहिए कि ये वायरस कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए ऐसा नहीं है कि उस एज ग्रुप में नहीं हो सकता है। न्यूबॉर्न से लेके बड़े एडल्टहुड तक कभी भी किसी भी में हो सकता है। पर एक अच्छी बात है कि हमारे समाज में और ऑल ओवर वर्ल्ड इसकी इंसिडेंस बच्चों में बहुत कम पाई गई है। और ये सभी के लिए बहुत शुभ समाचार है कि कोरोना का इफेक्ट बच्चों में कंपैरेटिवली कम होता है। लेकिन सावधानियां वही बरतनी है, क्योंकि बड़ों से बच्चों में अगर घर में क्लोज कॉन्टैक्ट है तो एकदम इन्फेक्शन फैल जाएगा, चाहे वो न्यूबॉर्न बेबी भी हो। तो अगर किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को, न्यूबॉर्न बेबी से मैं शुरू कर रहा हूँ, अगर बच्चे को कोई इन्फेक्शन कोरोना से संबंधित का डाउट है तो उसमें हमने सबसे पहले स्तनपान के लिए मना नहीं किया है। स्तनपान स्त्री करा सकती है, लेकिन हमको उस कमरे में कम से कम 6 फुट की दूरी बच्चे के लिए, न्यूबॉर्न के लिए बना के रखनी है। और जब भी फीडिंग कराएं तो उसको मास्क लगा के कराना पड़ेगा। दूसरा, अगर हम उसको जिसके बारे में स्टेटस के बारे में बहुत अच्छे से डाउटफुल हैं या अच्छी तरह से नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक मदर्स काफी हैं, उनकी इम्यूनिटी पावर लो होती है और उनके अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है। तो हमें ये सावधानी बरतनी है शुरू के 14 दिन कम से कम कि बच्चा जो है वो आइसोलेशन की तरह से रहे। जो बाकी घर के लोग हैं उसको विशेष सावधानियां बरतें। और जो पहले प्रथाएं थी कि लोग मिलने आते थे, पूजा पाठ कराते थे, दस्तान करते थे, नहान करते थे, उसको कम से कम सीमित करें, कम से कम लोगों से बच्चे को एक्सपोज करें। तो ये तो है न्यूबॉर्न बेबीज का। न्यूबॉर्न में भी इन्फेक्शन हो सकता है, तो ये हमें नहीं मान के चलना कि उनमें नहीं हो सकता है। पॉजिटिव मदर में तो सभी ध्यान रखेंगे, पर निगेटिव मदर्स में भी ध्यान रखना है। ये सामान्य एक सभी के लिए हम लोगों की गाइडलाइंस भी हैं। न्यूबॉर्न जो एसोसिएशन है उसमें हम लोगों को इवन ये भी हिदायत है कि जहाँ पे डाउट है वहाँ हम लोग टेस्ट भी करा रहे हैं। और वर्ल्ड में कई जगह न्यूबॉर्न बेबीज के ऊपर भी इन्फेक्शन देखा गया। जहाँ तक 1 से 5 साल तक के बच्चे, जो हम सब लोग जो इन 3 चीजों का पालन करने की बात कर रहे हैं कि मास्क पहनना है, हाथ धोना है, सैनिटाइजेशन है, तो ये 1 से 5 साल के बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो मास्क पहने और उसको मेंटेन करें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, या वो अपना बार बार हाथ सैनिटाइजर से यूज करें अपनी समझ से, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ बच्चों में हमारे लिए यही हिदायत है कि हम इन चीजों पे ज्यादा जोर नहीं दे सकते हैं। तो बड़े लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी वो कोई चीज चाहे तो उनको हाथ को धुलवा दें, उनके कपड़ों की विशेष सावधानी रखें, उनके कपड़ों को धोएं और उनके लिए जितना एटमॉस्फेयर साफ रख सकें। और उसमें हमारी जिम्मेदारी ये ज्यादा बनती है, क्योंकि ये बच्चे उस चीज को उतनी अच्छी तरीके से पालन नहीं कर सकते हैं। तो हमको एज ए अभिभावक, एज ए पेरेंट, एज ए ग्रैंड पेरेंट इस चीज की हैबिट उनके अंदर इनकलकेट करनी है। और हम लोग के पास अभी भी कई बच्चे आते हैं जो बड़ों को देख के बड़े आसानी से मास्क भी लगाने की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि वो इमिटेट करते हैं उन चीजों को। तो ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चों में ये इन्फेक्शन कम है। उसके कई रीजंस हैं। ऐसा पाया गया है कि हम लोग बच्चों में जैसे पैदा होते से ही वैक्सीन लगाते हैं। बीसीजी वैक्सीन एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होके आया है। इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, क्योंकि हमारे बच्चों में, हमारे देश में या चाइना या कुछ ऐसी कंट्रीज में जहाँ बीसीजी की प्रथा अभी भी चालू थी, उससे इम्यूनिटी की जो सेल्स है वो चैलेंज होती रहती है। तो हमारी इम्यूनिटी जो पावर है वो बच्चों में कंपैरेटिवली बड़ों से अच्छी होती है। इसलिए इस वायरस का जो दुष्प्रभाव है बच्चों में कंपैरेटिवली कम पाया गया है। तो ये एक सामान्य जानकारी के लिए मैंने आप लोगों को बताया। दूसरा, अगर हमारा 5 साल से कम का बच्चा है तो प्री स्कूल वाले एज ग्रुप में, तो मेरी समझ ये कहती है कि हम लोगों को अभी उसके लिए बहुत जल्दी स्कूलों को खोलने की जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन अगर फैला तो बहुत बुरी तरह से फैले और बच्चों में इतनी पावर नहीं होती है कि वो इन सब को समझ झेल पाए। इन जनरल जैसे जून और जुलाई पहले भी देखा गया है कि ये सीजन होता है इन्फ्लुएंजा का, और इन्फ्लुएंजा फैमिली का ही एक वायरस था कोरोना वायरस। तो इस समय हमें हर साल पीक पे 1.5 से 2 लाख बच्चे इस वायरस से ग्रसित हो जाते थे। और हर साल हम लोग इसका पीक सीजन जून जुलाई में देखते थे, बरसात के शुरुआत के दौर में और गर्मी खत्म होने के दौरान ये वायरस आता था और 1.5 से 2 लाख बच्चे उससे इफेक्ट हो जाता था। पर उनमें फेटेलिटी रेशियो और इन्फेक्शियस रेशियो इतना ज्यादा नहीं था जितना कोरोना में। और इसके लिए वैक्सीन भी अवेलेबल थी, और उसी वैक्सीन की तर्ज पे हम लोग आगे रिसर्च कर रहे हैं। और पीडियाट्रिक एसोसिएशंस हैं और जो वैक्सीन कंपनीज हैं वो इसमें काफी एडवांस लेवल पे जा चुकी हैं। लेकिन समाज में एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि वैक्सीन आ जाएगा तो बीमारी खत्म हो जाएगी। तो उससे भी मैं सूचित करना चाह रहा था, आगाह करना चाह रहा था
कि कोई भी अच्छे से अच्छी फ्लू की वैक्सीन आएगी, फ्लू अपना कैरेक्टर चेंज करता है, जैसे अल्फा बीटा गामा, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया अभी, डॉक्टर विश्वानी ने, तो ये फ्लू अपना कैरेक्टर चेंज करता है। तो इसकी कितनी भी अच्छी वैक्सीन आएगी वो आपकी 55 से 60% इफेक्टिव होगी। और हमारे समाज की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि सबसे अच्छे से अच्छा हम पूरे साल वैक्सीन भी लगाएंगे तो अभी भी हम लोग ज्यादा से ज्यादा 6.5 मिलियन लोगों को वैक्सीन लगा पाते हैं। तो ये समझना कि 130 करोड़ जनता को वैक्सीन आने के बाद भी एकदम लग जाएगा, उनको 2-3 साल लग जाएंगे, पोलियो को हटाने में हमको 20 साल लग गए। तो ये वैक्सीन से हमारा आंसर निकलेगा, ये नहीं निकलने वाला है इतनी जल्दी। तो वही सावधानी जो बार बार कही जा रही है कि अगर हम सिर्फ हाथ धो लेते हैं, जो प्रिकॉशंस रखते हैं, उसी से हमारे बच्चे भी बचे रहेंगे, बड़े भी बचे रहेंगे, और इम्यूनिटी पावर के लिए हमें वर्क करना है। जहां तक 5 से 10 साल के बच्चों का सवाल है, उन बच्चों के लिए हमें समझाने के लिए और उनके अंदर जो ये हैबिट्स इनकलकेट करने के लिए बहुत अच्छा समय है। अभी बच्चे घर पे बैठे हुए हैं, उनको हम जानकारी भी दे सकते हैं। और एक बहुत बड़ा इशू सामने उभर के आया कि लॉट ऑफ चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चे ना सोशल इसके मीडिया के एडिक्ट भी हो गए हैं। कोई यूट्यूब पे लगा हुआ है, कोई मोबाइल पे लगा हुआ है, और उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है। तो हमको अपना भी स्क्रीन टाइम कम करना है, क्योंकि उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट बच्चों में आ रहा है। और बच्चे खुद अपने आप गूगल करके देख लेते हैं कि क्या क्या इसके दुष्प्रभाव हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो उनके अंदर कई लोगों में, खासतौर से 10 से जो 18 साल के बच्चे हैं, जो स्कूल गोइंग हैं, लड़के हैं, लड़कियां, उनमें डिप्रेशन की भावना आ रही है। और वो इस कोरोना काल में बच्चे आगे बड़े हो रहे हैं, तो उनके मन में लॉन्ग टर्म चेंजेस मेमोरी में ला सकते हैं। तो हमें उनके लिए अपनी लाइफस्टाइल को नियमित रखना है। हम एक्सरसाइज करेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, हम उनके साथ करें। योग करेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, वो भी सीखें। उनके लिए और हैबिट्स डेवलप, जैसे आर्ट है, पेंटिंग है, ड्राइंग है, गार्डनिंग है, इन चीजों के बारे में भी बताएं। तो हमें अपने समय को समय समय के हिसाब से, अलग अलग समय के हिसाब से, उसको टाइम टेबल के हिसाब से कि 2 घंटे हम इसमें एक्सरसाइज करेंगे या 1 घंटे एक्सरसाइज करेंगे, 1 घंटे उनके साथ स्टोरी, जो पहले बच्चों को चलती थी, चंदा मामा स्टोरी और की कई सारी जो बच्चों की स्टोरीज है, उनको सिखाएं, सुनाएं। और उनके अंदर कोई हॉबीज डेवलप करें। म्यूजिक एक बहुत अच्छी हॉबी है जिसको सिखाया जा सकता है। गार्डनिंग में उनका इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। और उनके अंदर बहुत सारी जैसे लर्निंग एक्टिविटीज हैं वो की जा सकती है। और ये हमें भगवान ने बहुत अच्छा समय भी दिया है कि हम अपने बच्चों को अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। वरना बच्चे स्कूल में चले जाते थे, हम लौट के आते थे और हम भी थक गए, और वो बच्चों से हमारा इंटरेक्शन 1 से 1.5। तो इसको हम पॉजिटिविटी से लें कि हमारे पास एक मौका मिला है कि अपने परिवार में, अपने घर के सदस्यों के साथ रहने का मौका मिल रहा है, जो कि हम कभी नहीं दे पाए। तो उस समय के फायदे को उठाते हुए उनके अंदर अच्छी हैबिट्स में, और कभी भी किसी भी देश में, खासतौर से हमारे देश में, धर्म का बहुत अच्छा रोल है। अगर हम धार्मिक उनके अंदर भावनाओं को जागृत करेंगे, उनके अंदर पूजा पाठ की हैबिट डेवलप करेंगे, उनको कुछ अच्छे गीता के श्लोक सुनाएंगे, कुछ अच्छी एक धार्मिक किताब के बारे में जानकारी देंगे, जो भी धर्म हम फॉलो करते हैं, तो उससे भी उनके अंदर एक बहुत अच्छी भावनाएं जागृत होंगी। तो ये कोरोना के जो इनडायरेक्ट फायदे हैं और इनडायरेक्ट हम बेनिफिट्स बच्चों को दे सकते हैं, ये है। जहां तक बीमारी के संक्रमण को रोकने का सवाल है, जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि अगर बच्चा बीमार होता है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा विंडो पीरियड नहीं होता है। बच्चों में समहाउ ऐसा देखा गया कि निमोनिया की इंसिडेंस बहुत हाई है और बहुत जल्दी वो संक्रमित हो जाते हैं, और निमोनिया बनने में उनको 2 से 3 दिन 4 दिन लगते हैं। तो जिस किसी बच्चे में अगर बुखार तेज आ रहा है और वो 100-150 डिग्री से ऊपर आ रहा है, बच्चे के अंदर, उसके अंदर जो लक्षण है बीमारी से संबंधित, जैसा कि देखा गया कि टिपिकल जैसे बड़ों में होता है, सूंघने की शक्ति चली गई या उसको टेस्ट की, तो ये बच्चे नहीं बता पाते। बच्चों में हमारे पास सिर्फ सांस, उसकी दिल धड़कन और उसका कभी कभी उल्टी, दस्त और इस तरह से आ रहे हैं, और हम लोगों ने सस्पिशन पे। और बड़े बच्चों में खासतौर से पेट दर्द और डायरिया का सिम्टम है, कॉमन है। जहां तक अगर बच्चों में अगर निमोनिया होता है तो बहुत जल्दी वो दिमागी बुखार के रूप में भी कन्वर्ट हो जा रहा है। और कुछ देशों में भी पाया गया एक स्पेशल स्किन की प्रॉब्लम है, जिसको कि कावासाकी सिंड्रोम कह रहे हैं, उस तरह के बच्चे भी कुछ देशों में पाए गए, हमारे देश में भी हो सकते हैं। तो कभी कभी उंगलियों में, नाखूनों में लाल रैश का आना या अचानक ऐसा लगना कि कोई खाल उतर रही है, वो भी एक इसका संकेतक हो सकता है। तो जहां तक ये बड़े बच्चों का सवाल है, उनकी सावधानियां वही हैं, लक्षण ऑलमोस्ट सेम है। बच्चों के अंदर वही सारी सावधानियां बरतनी है, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में सिखाना है, आपस में जितना अपना इंटरेक्शन दूर से कर सके, पहनने की हैबिट डालनी है, होने की शिक्षा देनी है, और बीमारी से बचाव के लिए जो भी आपके उन सबको इस चीज के बारे में जानकारी होती है। उसमें से 85 to 90% बच्चों में सामान्य वायरस निकल जाए, 15 की जानी चाहिए, वो लीजिबिलिटी पे हमें वर्क करना चाहिए। बच्चों में खून की कमी का होना, विटामिन डी की कमी का होना, जिंक की कमी का होना, विटामिन सी का कमी का होना,
ये काफी कॉमनली पाया जाता है। तो हमको इस पे वर्क करना है कि उनकी नियमित डाइट रहे, पानी का इंटेक अच्छा होना चाहिए, उनके अंदर जितना भी जो ये सप्लीमेंट्स हम दे सकते हैं, अगर आप अपने डॉक्टर से पूछ के देना चाहें दे सकते हैं। टेली कंसल्टेशन पीडियाट्रिशियंस के लिए बहुत अच्छा एक टूल है, पर बड़े बच्चों में किया जा सकता है, छोटे बच्चों में तो देखना जरूरी पड़ता है। और चौथा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम कोरोना वैक्सीन की उम्मीद में बैठे हुए हैं तो उसके लिए हम ना सोच के जो वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे निमोनिया वैक्सीन है, फ्लू वैक्सीन है, जो और बीमारियों को बचाती हैं, ताकि बच्चे के अंदर कोई और दूसरी बीमारी से वो प्रभावित ना हो जाए, उसको हमें लगवा लेना चाहिए। वो एक WHO की रिपोर्ट कहती है कि अगर हम नॉर्मल जो बीमारियों को बचाव करेंगे तो बच्चों में ओवरऑल जो मृत्यु प्रतिशत की दर है वो कम होने की वजह से उसमें हमारे बच्चों को फायदा मिलेगा। और आखिरी में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो सामान्य वैक्सीन जो बच्चों में लगती है वो हमारे देश में अभी भी सबसे ज्यादा अच्छे से अच्छा लगाने के बाद भी 60 से 65% लग पाती है। तो काफी लोग हैं जो इस चीज से मिस हो जा रहे हैं। गवर्नमेंट भी लगी हुई है काफी कोशिश करने में, फिर भी हमें वैक्सीन का कवरेज अपना इम्प्रूव करना चाहिए। लेकिन जब तक हमारे ये 2 महीने खासतौर से जून और जुलाई में भावना और बच्चों का से नहीं रुकेगा, ये हमें विशेष बरतनी है। एज ए पीडियाट्रिक्स या न्यूबॉर्न सभी लोग काफी सभी लोग चाह भी रहे, तो जो प्रोटोकॉल चाहे वो डॉक्टर के द्वारा हो, वो समाज हो, चाहे अभिभावकों के वो उतना ही पालन है जितना कि सभी के लिए किया जाता है। अक्सर हमने देखा है बड़े लोग मास्क लगाते हैं और बिना बच्चों को मास्क लगाए लोग गलत। बच्चे जो लगा सकते हैं मास्क, और जिन बच्चों को हम नहीं ले जा सकते उन बच्चों को हम कोशिश करें घर पे ही रखें और उनके अंदर इस बीमारी से बचाव की पूरी कोशिश करें। और वैक्सीन इसका उपाय आएगा, जरूर आएगा, और वही इस बीमारी से निकाल पाएगा। लेकिन ये पहले से कहना कि हमारा बच्चा जो है वैक्सीन लगने के बाद आराम में आ जाएगा, या कोरोना का जैसे चाइना में सडनली एकदम डी एंड हुआ, इतनी जल्दी डी एंड हमारे देश में होने वाला नहीं है। उसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन जो बीमारी का नेचुरल इलनेस का जो कोर्स है वो यूजुअली इट विल टेक टाइम, ये 2 से 3 साल लेगा, धीरे धीरे जाएगा, और हमें इसके साथ रहना है। और ये हमें मान के चलना चाहिए, हम इसको आज एक्सेप्ट करें या देर से एक्सेप्ट करें, अल्टीमेटली हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और कुछ लोगों में 2 से 3% में मोर्टेलिटी भी आएगी, जिसमें बच्चे भी इंक्लूडेड है। और खास तो कभी कभी दिमागी बुखार में निमोनिया से सिस्टम कन्वर्ट हो जाता है, तो उसका इम्यून सिस्टम पर इफेक्ट डालता है, जिसे साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं, वो इसका खराब रूप है। तो उसकी बचाव के लिए इस बच्चे में क्या सी प्रॉब्लम आएगी। कुछ बच्चे जो बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं, जैसे किसी को किडनी की बीमारी है, किसी को लिवर की बीमारी है, किसी को बनाए रखना और बच्चों को हेल्दी रखना, ये हमारा एज ए बाल रोग विशेषज्ञ, बच्चों का विशेषज्ञ होने के नाते, और एकेडमी की और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से चाइल्ड स्पेशलिस्ट होने के नाते मैं सभी अभिभावकों से, सभी पेरेंट्स से ये गुजारूंगा का पालन दिनों में किया, और ये ना सोचे कि अनलॉक होने से सब कुछ ठीक हो गया है। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर राजीवन। आपने बच्चों के बारे में जो प्रॉब्लम्स आई, कैसे बचाया जा सकता है, कैसे उनको हम लोग बच्चों को बिजी करें जिससे कि मेंटल डिजीजेस को भी मिनिमम करा जा सके। वैक्सीन आने से बहुत अंतर नहीं पड़ेगा, तो हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना ही है। 2 साल तक कैसे मेंटेन करना है, हर्ड इम्यूनिटी का इंतजार करना ही है। इन सब चीजों के बारे में बताया। मेरे पास सवाल आ चुके हैं। कुछ सवाल पहले मैं मंजुला सिंह जी हैं जो लगातार सवाल कुछ पूछना चाह रही हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना सवाल पूछें। हाँ डॉक्टर साहब, मैं मंजुला सिंह बोल रही हूँ। डॉक्टर साहब, मेरा 15-20 रोज से जो अरविंद जैन फिजिशियन है उनसे मेरा ब्लड प्रेशर का, थायराइड का ट्रीटमेंट चल रहा है। डॉक्टर साहब, परसों रात को मुझे टेंशन हो गया था, तो रात को मैं रेस्टलेस थी, सो नहीं पाई थी, और सवेरे मेरी लेफ्ट आईज में लाल लाल स्पॉट बन गया था। तो दिन भर तो मैंने ऐसे ही निकाला, और शाम को जब मैंने ब्लड प्रेशर किसी कंपाउंडर को बुला के दिखाया तो 160/100। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग आज जो बात डिस्कशन कर रहे हैं ये जनसंवाद पे है। आपका जो सवाल है वो हेल्पलाइन से रिलेटेड है। डायरेक्ट आप फिजिशियन से बात करना चाहती हो तो आप वो 7830067676 पे व्हाट्सएप मैसेज करिए
उसके बाद आपको जो नंबर मिलेंगे उन पे आप बात करेंगे तो आपके डायरेक्ट फिजिशियन से बात करवा दी जाएगी IME पर। डॉक्टर साहब किस नंबर पे? 783 जी हाँ 0067676 ये व्हाट्सएप मैसेज करिएगा आप, तो इस पे आपको नंबर मिल जाएगा जिससे कि आप बात कर सकती हैं IMA हेल्पलाइन पे। IMA हेल्पलाइन आपको फिजिशियन से कनेक्ट करा देगी जिससे आप इंडिविजुअल प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। हम लोग आज ये वाला जो प्रोग्राम है जन संवाद के लिए, जो लोग अपनी जनरल प्रॉब्लम पूछना चाहते हैं उनके बारे में है। सर हाँ, आप जनरल कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए। मुझे लगता है इस नंबर को आप चैट रूम में लिख देते हैं, चैट रूम का ले लीजिए नंबर को। हाँ, मंजुला सिंह जी, आपको कुछ और जनरल क्वेश्चन पूछना हो तो उसके बारे में पूछिए, स्पेसिफिक के लिए आप बात कर लीजिएगा फिजिशियन। नहीं सर, मैं यही पूछना चाह रही हूँ, क्या मुझे जाके अपने फिजिशियन को जाके दिखाना चाहिए? कैसे करूँ सर? अब तो वैसे सब चीजें हो सकती हैं, तो आप दिखा लें तो अच्छा है। सर ये हेल्पलाइन का नंबर 7830067676 वैसे चैट रूम में लिख दिया, डॉक्टर आलोक मित्तल ने लिख दिया। अच्छा, ओके डॉक्टर। उसको व्हाट्सएप मैसेज करना है, आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, आपको नंबर मिलेंगे। अच्छी बात है। अगला सवाल देवेंद्र धल साहब का है, जो कि कई सवाल पूरे हफ्ते 10 दिन में इकट्ठा करते हैं और उसको पूछना चाहते हैं। देवेंद्र धल साहब हम लोगों को हेल्पलाइन में लगातार सहयोग कर रहे हैं और इसके लिए हेल्पलाइन पे मतलब IMA आभारी है देवेंद्र धल साहब के भी कि इन्होंने पूरे टाइम हम लोगों को ये हेल्प दी, जिसकी वजह से हम लोग हेल्पलाइन को पूरी तरीके से रन कर पाए। देवेंद्र धल जी क्वेश्चन पूछिए। डॉक्टर विश्वानी साहब नमस्कार, मेरा आपसे प्रश्न है कि अक्सर प्रश्न आता है हेल्पलाइन पे कि बुजुर्ग जो स्टेबल क्रॉनिक बीमारियों के साथ रह रहे हैं वो एक अनजान भय से ग्रस्त हैं, तो उन्हें भय मुक्त करने के क्या उपाय हैं? इस तरह के सवाल अक्सर आते रहते। डॉक्टर विश्वानी। सुन नहीं पा रहा हूँ सर। अनम्यूट कर रहा हूँ सर, अनम्यूट कर। अब आएंगे। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही? अब आ गई सर। ये देखिए, ये एक भय है। जब आदमी खाली होता है, बुजुर्ग होता है, कोई काम नहीं होता है, घर पर बैठा रहता है, तो इस तरह के ख्याल दिमाग में आते हैं। तो इनसे बचने के लिए मेरा ख्याल है प्राणायाम, योगा, अपने को काम में व्यस्त रखना, अपनी पुरानी हॉबीज, जो आपकी हॉबीज थी जिनको आप कभी पूरा ना कर पाए लाइफ में, कई बार सोचते थे कि हम ये कर लेते, अब ये ऐसा अवसर है। ये हालांकि आपदा है मगर इसको हमें अवसर में बदलना है। तो हमें उन चीजों पर ध्यान देना है जो हमारी हॉबीज थी, जिनको हम पहले, कईयों को लिखने की हॉबी होती है, कईयों को पढ़ने की हॉबी होती है, कई लोगों को पेंटिंग की हॉबी होती है, वो सब कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा ऐसा मानना है कि जो घर के छोटे हैं उनका भी एक उत्तरदायित्व बनता है कि ये समय, वो जैसे लॉकडाउन था उस वक्त तो वो बिल्कुल ही खाली थे, अब भी काम कम है, तो कुछ समय अपने बुजुर्गों को दें, वो उनके साथ बैठें, उनके साथ चर्चाएं करें, अपने अनुभव उनसे बांटें। उनके बाद अनुभवों का भंडार है जिसको कभी हम ले नहीं पाए, हमें मौका ना मिल पाया, तो उनसे अनुभव लें और उनको सांत्वना दें कि यह कोरोना बीमारी कोई ऐसा नहीं है कि उड़ के आ जाएगी आपके पास। आप घर के अंदर बैठे हैं, आप कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, आपको जो बीमारियां हैं उनसे लड़ना है। इससे ज्यादा मृत्यु तो एक्सीडेंट्स पे हो जाती है, रोड पे हो जाती है। तो आपको ऐसा डर हुआ बनाने की जरूरत नहीं है कोरोना को। बस जो नॉर्मल नॉर्म्स हैं उनको पालन करें, योगा करें, खाने पीने पे ध्यान दें, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। धन्यवाद। देवेंद्र साहब, कोई और दूसरा क्वेश्चन है आपका? आप पहले पूछ लीजिए। एक प्रश्न मेरा डॉक्टर जैन के लिए है सर, कि छोटे बच्चों में गैजेट्स के अधिक प्रयोग को लेकर बैलेंस बनाने के सिलसिले में है सर। लोग नॉर्मली ये है कि आजकल की ऑनलाइन कक्षाओं में और बढ़ते स्क्रीन टाइम यूज को देखकर या गैजेट्स की यूज को लेकर बच्चे बाहरी दुनिया से केवल स्क्रीन टाइम से ही जस्ट जुड़े हुए हैं सर, अदरवाइज तो वो घर पे हैं। अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट में ये स्क्रीन टाइम जितना सहायक हो रहा है, अब वो इसको अगर हम कम कर दें या वो कर देंगे तो उसके बाद कुछ 6 महीने साल भर बाद हमारे नए इश्यूज डेवलप हो जाएंगे, तो क्या इस डर से कैसे निकले? डॉक्टर राजीव जैन। हाँ, क्या आप एसोसिएशन डेली सुनाई नहीं दे रहा सर। वो थोड़ा सा रुक के उनका कनेक्शन में थोड़ा सा है,
डॉक्टर राजीव हाँ जी, हाँ, अब आप बोलिए। हाँ, तो कुछ बच्चों में जिनमें इवन डिप्रेशन तक भी आ जाता है, तो ये सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव भी हैं और कुछ फायदे भी हैं। फायदों में जैसे हम बच्चों के अंदर अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, हम घर बैठ के बिना स्कूल जाए, तो कोरोना काल में अगर हमारे पास इस तरह की एक्सेस है तो हमारे बच्चे कम से कम जो एकेडमिक करिकुलम है या जो अच्छी चीजें हैं उसको ग्रहण कर रहे हैं। ये जरूर है कि बच्चे डिसकनेक्ट भी हो रहे हैं और सोशल मीडिया के जो अच्छे रूप नहीं है उनसे भी कनेक्ट हो। जैसे बच्चों के अंदर अकेले रहने की आदत पड़ाना या मन अकेले लगाना या सोशल इंटरेक्शन न कर पाना, संवाद नहीं कर पाना, ये भी उसका दुष्प्रभाव है। लेकिन अच्छे प्रभावों में ये है कि वो आजकल ऑनलाइन लर्निंग भी कर रहे हैं, नई चीजें सीख सकते हैं और शायद ये बच्चे कभी कभी अपना मन को रिलैक्स करने के लिए कोई गेम्स खेलते हैं तो कोई बुरा नहीं है। हमें जैसा मैंने उस अपनी बात में कहा था कि अपने बच्चों का एक स्क्रीन टाइम लिमिट करने के लिए हम बच्चों के अंदर एक हैबिट हम 2 से 3 घंटे तक का स्क्रीन टाइम अलाउड है, 3 छुट्टियों में दिया जा सकता है। डॉक्टर राजीव, अगर अपना वीडियो ऑफ कर दें तो इम्प्रूव हो जाएगी साउंड। ओके, अब बोलिए तो डॉक्टर अगर राजीव। हमारा तो हमारी अगर सोशल जो इंटरेक्शन है वो इम्प्रूव करेंगे, अगर हम बच्चों को जैसे स्टोरी सुनाते हैं या बच्चों के साथ हमको खुद इंगेज करना पड़ेगा, तो एक तरीका है। पर जो आपने बात कही, ये एक पूरी ब्रांच डेवलप हो गई है कि बच्चों में स्क्रीन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डिप्रेशन, हेडेक होना या गलत चीजों की तरफ पड़ जाना, ड्रग्स की तरफ चले जाना, या बहुत सारी जो चैट्स हैं जिनमें जो असामाजिक लोग से कई बार फंस भी जाते हैं, कई बार बुलिंग जिसे कहते हैं साइबर बुलिंग का भी शिकार हो जाते हैं छोटे बच्चे, और वो कभी ना कभी फेसबुक वगैरह से गलत लोगों के संपर्क में भी आ जाते हैं। तो ये दुष्प्रभाव जरूर है, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा सजग होना पड़ता है। बच्चा अगर बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, सारे टाइम लगा रहता है, तो हमको थोड़ा सा उसमें सजगता से काम करना पड़ेगा। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको स्क्रीन टाइम कितना देते हैं, और जैसे डिसिप्लिन किसी भी, चाहे स्कूल हो चाहे घर हो, मेंटेन करने की हैबिट होनी चाहिए। पर उसके लिए फिर हमें भी टीवी कम देखना पड़ेगा। हम 8 घंटे टीवी देखेंगे और बच्चे से कहेंगे तो मोबाइल मत देखो, तो वो गलत है। तो हमको अपने आप को भी उतना ही नियमित और संयमित करना पड़ेगा तभी, क्योंकि बड़े भी लोग उतना ही टाइम स्क्रीन में लगा रहे हैं जितना बच्चे लगा रहे हैं। बच्चों की हैबिट्स के हिसाब से वो दूसरी चीजों में लगा रहे हैं, वो गेम्स में लगा रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ लगा रहे हैं, और बड़े लोग टीवी देख रहे हैं, न्यूज सुन रहे हैं। तो हमें भी अपनी न्यूज नहीं सुननी है, क्योंकि आप बार बार वो जो आपने डिप्रेशन का सवाल कहा कि बहुत भय लगता है, आप सारा दिन न्यूज सुनेंगे, कभी कहीं कोई डेथ की रिपोर्ट सुनेंगे, तो ये डॉक्टर्स की बॉडी जरूर ठीक है समझ सकती है कि हाँ मोर्टेलिटी फिगर्स क्या है, लेकिन बीमारियों में जो है इतनी ज्यादा मोर्टेलिटी वाली बीमारी नहीं है। हमारे रेबीज है, ऑलमोस्ट 99% मोर्टेलिटी है, मेनिंजाइटिस है, ऑलमोस्ट 70 to 80% मोर्टेलिटी है, ट्यूबरक्लोसिस है, ज्यादा मोर्टेलिटी है, निमोनिया से ज्यादा मोर्टेलिटी है। पर हम इन सब चीजों से जी रहे थे, पर हमें नॉलेज नहीं थी। पर एज ए समाज हमें आज नॉलेज हो गई, तो ऐसी हमें इसकी नॉलेज होगी तो हम समझने लगेंगे कि हाँ हम कर सकते हैं इस चीज में। तो बच्चों को भी हमें सिखाया जा सकता है। और जैसे पहले स्कूल्स में होता था, लोग 1-1 घंटे खेलते थे, 2-2 घंटे खेलते थे, एक्सरसाइज करते थे, पेरेंट्स के साथ कहानी सुनते थे, सुनाते थे, उनके साथ कुछ जगह एक्सपेरिमेंट किया। वो खो खो का खेल, कबड्डी का खेल अब चालू हो गए हैं, फिर से कई जगह चालू कर दिए हैं कि हाँ ये बच्चों के अंदर कैरम बोर्ड है, चेस है, ये खेला जा सकता है, उनके साथ बैठा जा सकता है। तो इससे हम दुष्प्रभाव कम कर सकते हैं। पर आपने जो बात कही कि वो बच्चों में परमानेंट चेंजेस आ जाए, ऐसा हो सकता है। इट इज पॉसिबल कि वो बच्चा बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सनैलिटी का डेवलप हो जाए, तो हमें उससे बाहर लाना है। थैंक यू डॉक्टर राजीव। आप लोग अपना सवाल अगर पूछना हो तो हाथ रेज कर सकते हैं नीचे से, जिससे कि आप, मुझे दिख जाएगा हैंड रेज, तो मैं क्वेश्चन को पूछ लूंगा आपसे पूछने के लिए। मिसेस अचला खट्टर अपना कोई सवाल पूछना चाहती हैं, काइंडली। हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब। मेरा सवाल है कि ये स्क्रीनिंग से बच्चों की आईसाइट पर भी फर्क पड़ता है क्या? हाँ पड़ता है। जैसे आजकल ये बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और गेम्स खेलते हैं टाइम अपना पास करने के लिए, तो बिल्कुल पड़ता है। जो स्क्रीन में एक्चुअली स्क्रीन गार्ड भी आता है, और आईज में जो उसकी रेज होती हैं वो उसको इफेक्ट डालती हैं। और कई लोगों में, जैसे आप स्क्रीन के सामने बैठे हैं, तो जो आपका जो स्लीप का हार्मोन है, जो सोने का हार्मोन है, वो एक्टिव नहीं हो पाता है।
तो जैसे बच्चे देर तक जगते हैं, मेलेटोनिन करके एक हार्मोन होता है जो ब्रेन में पैदा होता है, तो अगर हम मेलेटोनिन की क्षमता को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसकी साइकिल को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो वो हार्मोन हमारा स्टिमुलेट होता रहेगा जब तक स्क्रीन सामने रहेगी, तो उसकी वजह से हमें नींद नहीं आती है। पर जैसे जैसे हमारा वो स्क्रीन टाइम, जैसे सोने से पहले कहा जाता है कि आप 1-1.5 घंटे पहले मोबाइल या टीवी या लास्ट में जो हम लोग व्हाट्सएप चेक करते हैं वो गलत है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। 1 घंटे पहले हम म्यूजिक सुने, कान बंद करें, आँख कान के अंदर सुनना चाहें, या सॉफ्ट म्यूजिक सुने, या कोई भजन सुने, या कोई श्लोक सुने, या कोई स्टोरी सुने, तो हमें नींद भी आएगी, हमारा हार्मोन स्टिमुलेट नहीं होगा, क्योंकि वो हार्मोन को एक स्लीप टाइम चाहिए। तो स्लीप साइकिल को मेंटेन करने के लिए भी हमें एक स्क्रीन टाइम कम करना पड़ेगा, और उसकी एक पर्टिकुलर टाइम है। जहां तक आपने जो कहा है आंखों के ऊपर, तो जितने भी आईज के डॉक्टर्स हैं, हम लोग देख रहे हैं कि उसमें इंसिडेंस काफी ज्यादा है, पर इतना नहीं है कि बहुत ज्यादा है, बट इट टेक्स लॉन्ग टाइम। पर अगर बच्चे के अंदर डाइट से हम कवर कर सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, हरी सब्जियां हैं, या अपना जो भी अच्छी हेल्दी डाइट है जो विटामिन ए को इम्प्रूव करती है, उससे हम कम कर सकते हैं। पर ये हमारी मजबूरी है कि इस समय बच्चों को हमें ये क्लासेस ऑनलाइन करानी पड़ रही हैं, तो क्योंकि हमारा वहाँ ज्यादा स्क्रीन यूज हो रहा है, तो जो बाकी बचा टाइम है उसको हम कम करें, पर आंखों पे जरूर फर्क पड़ता है। मिस्टर गौरव अग्रवाल, मिस्टर गौरव अग्रवाल। हाँ सर, मेरा सर क्वेश्चन ये है, आवाज आ रही है सर? आ रही है, आप पूछिए। हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि अगर किसी को कोरोना के सिम्टम्स हो और वो टेस्ट कराना चाहता हो आगरा में, तो कहाँ करा सकता है? क्या कोई प्राइवेट लैब भी है जो आगरा में टेस्टिंग कर रही है? आगरा में प्राइवेट लैब काम कर रही थी, वो है SRL, और उसके साथ शायद जल्दी ही साइंटिफिक और मिल जाएगी परमिशन। मगर पिछले 2 दिनों में SRL को भी अभी कुछ परेशानी की वजह से उन लोगों ने कलेक्शन को रोक दिया है, वो भी दोबारा से चालू हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज यहाँ पर तो अभी लगातार काम कर रही है। जी धन्यवाद। मिसेस पूर्णिमा जैन, मिसेस पूर्णिमा जैन अपना क्वेश्चन पूछिए आप। हाँ, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग। हाँ डॉक्टर साहब, एक चीज पूछ रही थी कि जैसे अगर ये हेयर ड्रेसर्स है, ये लोग अपनी क्लिनिक रन कर रहे हैं, तो अगर वहां पे जाके बाल कटवाएं तो क्या सेफ है? डॉक्टर विश्वानी सर। देखिए, इसके बारे में कई बार कहा गया है कि वहां पे जब जाते हैं आप, तो सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपरली पालन नहीं हो पाता, और कई बार वो जो अपने कपड़े यूज करते हैं, आपको टॉवेल लगाते हैं, और उसमें भी इन्फेक्शन हो सकता है एक आदमी से दूसरे आदमी में। मगर जब बहुत जरूरी है तो गवर्नमेंट ने भी इन मजबूरियों को देखते हुए सैलून को कई जगह अलाउ कर दिया, रेड हॉट। तो वहाँ पर बस ये सावधानी लेनी है कि मास्क जरूर लगाना है, और अपना टॉवेल अपने साथ लेके जाना है, और सावधानियों को बरतते हुए सैलून का इस्तेमाल किया जा सकता है। मगर वही है कि कांटेक्ट कम हो, जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करना। ब्यूटी पार्लर का तो इंतजाम ना हो, वो इस्तेमाल ना करें। थैंक यू। इसका मतलब ये है मोरलेस कि अगर जरूरत ना हो तो बहुत ज्यादा जाने की कोशिश ना करें, बचने की कोशिश करें। मिसेस कांता महेश्वरी। नमस्कार डॉक्टर साहब। मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हम लोग नॉर्मल रह रहे हैं सब कोई, और बाय द वे घर में किसी एक को निकल आया, थोड़े से गले में खराश थी और चेकअप आया और निकल आया, तो बाकी लोगों का उस पर क्या इफेक्ट रहा 2 दिन 4 दिन का, और बाद में तो वो सेफ हो रहे हैं, पर पहले जो 4-5 दिन रह गए उनके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? एक्सपोजर की बात कर रही हैं आप डॉक्टर विश्वानी, ये चाह रही जानना कि एक्सपोजर जैसे फैमिली में किसी के साथ हुआ है तो उसमें क्या करना है, क्योंकि अभी पॉजिटिव आ गया मगर बाकी का अभी नहीं हुआ है, तो उस बारे में जानकारी चाहते हैं डॉक्टर विश्वानी। देखिए, ये जो इन्फेक्शन है इसमें एक प्री सिम्टोमेटिक पीरियड होता है। अगर आपको पता चल गया कि इसका कोरोना पॉजिटिव आ गया हमारे घर के मेंबर्स का, उसके बाद तो सब लोग सावधानी लेंगे ही। उसके बाद सोशल आइसोलेशन, उसको तो अलग जाना पड़ेगा, आइसोलेशन वार्ड में जाना पड़ेगा जो पॉजिटिव हो गया। मगर जिन लोग उनके साथ रह रहे थे तो उनको अब अपनी आइसोलेशन में घर पे ही रहना चाहिए, होम आइसोलेशन में, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रहनी चाहिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग बना के रहनी चाहिए, मास्क को यूज करना चाहिए, और सैनिटाइजेशन वगैरह के जो सामान्य नियम है उनको पालन करना चाहिए।
अगर उनमें थोड़े से भी सिम्टम्स आते हैं, जिन्हें हम ILI कहते हैं, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, जैसे जुकाम होता है, अगर खांसी होती है या बुखार आना शुरू होता है, तो उन्हें अपने डॉक्टर को सूचित करना चाहिए और अपना कोरोना टेस्ट करा लेना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिन जिन को भी कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आया है वो बीमार हो जाएं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उनको बीमारी हो, उनको बहुत सीवियर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है कि उनकी इम्यूनिटी अच्छी हो और वो ठीक हो जाए अपने आप, मगर वो एक कैरियर की तरह काम कर सकते हैं, वो दूसरों को फैला सकते हैं। तो मान लीजिए अगर घर में किसी को हुआ है, वो तो आइसोलेशन में चला गया, बाकी मेंबर्स को सोशल डिस्टेंसिंग बना के रहना चाहिए, होम आइसोलेशन में रहना चाहिए। मान लीजिए अगर उनको कोरोना हुआ भी है तो वो दूसरों को ना फैलाएं, वो घर से बाहर ना निकलें, होम आइसोलेशन में रहें। अगर सिम्टम्स पैदा होते हैं तो, या सिम्टम नहीं भी पैदा होते हैं तो उनको टेस्ट करा लेना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर वशानी। इसमें एक बात जो सबसे ज्यादा जानने की है, धीरे धीरे करके होम आइसोलेशन अलाउ हो रहा है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया। तो होम आइसोलेशन में भी हम लोग जैसे सेफ्टी रखते थे पुराने टाइम में, छोटी माता बड़ी माता की तरीके से, अभी आगरा में मतलब उत्तर प्रदेश में अभी शुरू नहीं हुआ है होम आइसोलेशन, 12 दिन के लिए जाना है। जो आपका सवाल था कि जिसमें पेशेंट जो है आप एक्सपोज हो गई हैं, तो आपको क्या करना है, तो उसमें नॉर्मली होता क्या है कि जो पॉजिटिव आता है उसकी कांटेक्ट ट्रेसिंग होती है बाय गवर्नमेंट डॉक्टर्स, जो ये देखते हैं कि कौन कौन लोग उनके क्लोज कांटेक्ट थे, कौन कैजुअल कांटेक्ट्स थे। तो जो क्लोज कांटेक्ट्स होते हैं नॉर्मली उनकी टेस्टिंग करवा दी जाती है गवर्नमेंट द्वारा, और नहीं तो ये कोशिश की जाती है कि उनको ये बता दिया जाए, बार बार फोन करके उनसे पूछा जाता है कि आपको कोई सिम्टम तो नहीं है। अगर सिम्टम होता है तो टेस्ट कराते हैं, नहीं तो आपको जैसे आइसोलेशन उनका है उसी तरीके से आपको क्वारंटाइन में रहना है। क्वारंटाइन का मतलब ये है कि आप नेगेटिव हैं लेकिन आपको बच के रहना है, किसी दूसरे को इन्फेक्शन ना फैल जाए। मेरा ख्याल है ये सवाल का जवाब पूरा हो गया है। कांता जी इसमें आगे कुछ पूछना चाहती है तो पूछिए, नहीं तो धन्यवाद डॉक्टर। आरोग्य सेतु ऐप को भी डाउनलोड कर लेना चाहिए, वो भी एक आवश्यक है। थैंक यू डॉक्टर वशानी। चैट रूम में 2 क्वेश्चन है। हाँ मैं उसी को चालू कर रहा था, तुम पढ़ रहे हो, मैं बात पढ़ देता हूँ। आप पढ़िए। रवि अग्रवाल साहब पूछना चाहते हैं, इट इज सेड दैट हैंड सैनिटाइजर लिक्विड्स कैन बी स्पूरियस, हाउ कैन वी गार्ड अगेंस्ट दिस? Secondly, the hand sanitizer liquid okay for sanitizing parcels and packets etc. इस सवाल में डॉक्टर विश्वानी मैं चाहूंगा कि आप वो वाले क्वेश्चन को भी ले लें जिसमें लगातार हम लोगों के पास सवाल आ रहे हैं कि सब्जियों को सैनिटाइज करने के लिए क्या करना है, या हम लोगों को जो सामान हम घर पे लेके आते हैं ब्रेड एक्सेट्रा उसको खाने के लिए क्या करना है, कैसे हम लोग अपने आप को उससे होने वाले इन्फेक्शन को बचा सकें। तो पहला तो सवाल है रवि अग्रवाल जी का कि सैनिटाइजर लिक्विड्स स्पूरियस हैं, उनके बारे में क्या करना है डॉक्टर विश्वानी सर या डॉक्टर जैन साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं? डॉक्टर राजीव आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ नहीं ये डॉक्टर कैलाश बोलेंगे। हाँ कैलाश विश्वानी जी सर। जो हैंड सैनिटाइजर्स के बारे में उन्होंने प्रश्न पूछा, हैंड सैनिटाइजर्स में 60 से 70% अगर अल्कोहल होता है तो वो वायरस को 5 मिनट के अंदर खत्म कर देता है। तो हैंड सैनिटाइजर को यूज करना चाहिए, मगर क्योंकि हम बार बार यूज कर रहे हैं हैंड सैनिटाइजर्स को तो उससे कुछ स्किन की एलर्जी, स्किन में ड्राइनेस, ऐसी कुछ शिकायतें आती हैं। तो उसके लिए आपको मॉइस्चराइजर भी रखना चाहिए और उसको बीच बीच में मॉइस्चराइजर को यूज करना चाहिए आपके लिए। स्प्यूरियस के लिए तो देखिए उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, उसको प्रशासन को देखना है कि उन पैरामीटर्स को उसमें अल्कोहल 70% 60% जैसा कि उस पर लिखा हुआ है वैसा है कि नहीं है। तो यह काम तो चिकित्सकों का नहीं है, प्रशासन को देखना है। दूसरा जो आपने पूछा कि जो चीजें बाहर से आती हैं जैसे कोरियर आता है या जैसे हम बाहर से थैला लेके आए, सामान लेके आए, तो उसमें 2 तरह के थैले हों। एक थैला जो बाहर वाला थैला है उसको हम घर के बाहर ही उतार दें, निकाल दें, और उसके बाद जो अंदर वाला थैला है जैसे पॉलीथीन है उसको आगे आप साबुन पानी से धो सकते हैं उस थैले को, या 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड जो हाइपो सोल्यूशन कहलाता है वो घर पे तैयार कर सकते हैं आप। हाइपोक्लोराइड को 1 भाग और 9 भाग मिलाकर उस सॉल्यूशन से आप उसको धो दें। मगर कुछ चीजें हैं जैसे जिनको हाइपोक्लोराइड से नहीं धोया जा सकता, जैसे खाने की चीजें हैं, थिन स्किन फ्रूट्स हैं जैसे अंगूर है, फल हैं, या ऐसी चीजें हैं जो खुली हुई हैं, सब्जियां हैं, उनको हम हाइपोक्लोराइड से नहीं धो सकते। तो उनको हमें बहते पानी में, गुनगुने पानी में
आप उसको धोएं और खाने का सोडा मिला के उसमें भी कुछ देर तक रख सकते हैं गुनगुने पानी में, सब्जियों को, फलों को, और स्क्रब करना जरूरी है, उसको रगड़ रगड़ के साफ करना, ऐसे कोरोना वायरस मर जाता है, खत्म हो जाता है काफी हद तक। और हमारे यहाँ भारतीयों में तो परंपरा है कि कुक्ड फूड लेने की, हम पकाते हैं खाने को, तो ऐसा देखा गया है कि अगर 70 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर होता है तो वायरस 5 मिनट में मर जाता है, और अगर 56 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा का टेम्परेचर होता है तो वायरस 15 मिनट में मर जाता है काफी हद तक। तो उसको जैसे पार्सल आता है तो आप उसको बाहर धूप में रख दें काफी टाइम तक, छुएं नहीं। ऐसा देखा गया कार्डबोर्ड में 24 घंटे तक वायरस रहता है, तो अगर हमें जरूरी नहीं है उसको खोलना तो उसको बाहर पड़ा रहने दें धूप में, 24 घंटे पड़ा रहने दें, 24 घंटे के बाद खोल दें उसको। या उसको अर्जेंट खोलना है तो आप कार्डबोर्ड को हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से सैनिटाइज कर लें, और खोलने से पहले, खोलने के बाद में अपने हाथों को जरूर धो लें। ये ध्यान रखें कि आप कार्टून खोल रहे हैं और जैसे नाक को खुजला रहे हैं, मुंह को खुजला रहे हैं, उस कार्टून में वायरस है, वो एक ही जगह है हमारे, आपको बीमारी पैदा कर सकता है। तो आपको केयरफुल रहना है कि कार्टून खोलते के बाद आप अपने हाथों को अच्छी तरह साफ कर लें। कार्टून को हो सके तो धूप में बहुत देर तक रख लें, 24 घंटे बाद खोलें। अगर जरूरत बहुत जल्दी है खोलना तो उसको हाइपोक्लोराइड से 1% हाइपोक्लोराइड से उसको सैनिटाइज कर दें। थैंक यू सर। रवि अग्रवाल साहब का एक सवाल और था कि डिस्पोजेबल बार्बर एप्रन्स अवेलेबल है अमेज़न पे, उसको लेने के बाद क्या बार्बर के पास जाना आसान है? मैं इनका माइक खोल देता हूं तो ये क्वेश्चन पूछ लेंगे। नहीं खोल दिया था मैंने, उन्होंने अपने आप म्यूट कर लिया दोबारा से। प्लीज आप खोलिए अभी जी, आप अपना माइक खोल कर क्वेश्चन पूछ लीजिए। इसके बारे में डॉक्टर विश्वानी साहब कुछ कहना चाहेंगे? ये सवाल नहीं था सर, वो एक पहले सवाल आया था कि बार्बर शॉप में जाएं, ब्यूटी सैलून में जाएं ना जाएं, तो मैं बस एक ऐड करना चाह रहा था कि डिस्पोजेबल बार्बर एप्रन्स आर अवेलेबल फ्रॉम मेल ऑर्डर। थैंक यू। इसके अलावा मेरा ख्याल है कि क्वेश्चंस और कोई स्पेसिफिक बचे नहीं है, तो मैं चाहता हूँ विश्वानी साहब कुछ और बोलना चाहते हैं तो बताइए, उसके बाद नहीं तो हम लोग क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। मेरा ख्याल है सब चीजों को कवर किया जा चुका है, और उसके साथ सिर्फ यही ध्यान रखना है कि अगर आपको खांसी है, जुकाम है, तेज बुखार है या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो कृपया आप क्लिनिक पर ना जाएं डॉक्टर के पास। पहले आप डॉक्टर्स को कॉल कर लें, डॉक्टर को आप अपने सिम्टम्स बता दें, अपने डॉक्टर्स मोबाइल्स पर सब डॉक्टर्स अब अवेलेबल हैं, सारे डॉक्टर्स आपकी बात सुनने के लिए आएंगे। आप अपने सिम्टम्स बताएं। अगर आपको ऐसा कोरोना इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स है तो आप क्लिनिक पर कृपा करके ना जाएं, पहले डॉक्टर को अपने सिम्टम्स को बता दें और डॉक्टर आपको सलाह देगा कि क्या करना है। अगर सिम्टम्स माइल्ड हैं तो वॉच कर सकते हैं, उनकी दवाई आप टेलीफोन पर पूछकर डॉक्टर से ले सकते हैं। तो हालांकि क्लिनिक अब खुल गए हैं, सावधानियां बरती जा रही हैं, फिर भी फीवर वाले, सांस वाले और खांसी वाले मरीजों को उनको डिस्टेंसिंग बना के रखनी है और टेलीमेडिसिन का यूज करना चाहिए। सर मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ ड्यू परमिशन ऑफ अपने सेक्रेटरी साहब से कि साहब कैलाश विश्वानी साहब लगातार मीडिया के माध्यम से लोगों पे अनसनल जैसे हाइपो बहुत सारी दवाइयां ऐसी हैं जो प्रचारित की जा रही है कि ये खा लो, 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 तो पब्लिक उसको लेके बहुत ज्यादा चिंतित तो है ये बीमारी को लेके, और वो उसको यूज कर रही है। इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए आप सब चीजों को जो सोशल मीडिया पे आती हैं वो सब चीजें सही नहीं होती हैं, तो उसको एक पिंच ऑफ स्पाइस सॉल्ट के साथ लें। आप सारी बातों को मत माने, आप उन चीजों को, आयुष मंत्रालय की एक साइट है जिस पर वो चीजें जिनका प्रूफ है हमारे पास, जिनको टेस्ट किया जा चुका है कि इम्यूनिटी बढ़ाती हैं, उन चीजों को इस्तेमाल करें। और इन इस्तेमाल करने के बाद एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं आना चाहिए आपके पास, ऐसा नहीं आना चाहिए कि मैं तो काढ़ा पीता हूँ जो आयुष मंत्रालय ने लिखा है, मैं विटामिन भी ले रहा हूँ, मेरे को तो कोरोना हो नहीं सकता। तो आप लापरवाह ना हो जाएं। तो इन उपायों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है, मगर ये नहीं है कि आप ऐसे उपाय करेंगे तो आपको कोरोना हो ही नहीं सकता और आप लापरवाह हो जाएं। और जो मूल मंत्र है, जो सोशल डिस्टेंसिंग का मूल मंत्र है, हाथ बार धोने का मूल मंत्र है, मास्क लगाने का मूल मंत्र। सर दूसरा क्वेश्चन मेरा
थैंक यू सर। डॉक्टर रवि मोहन पचौरी साहब, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लोज करें मीटिंग को। थैंक यू। धन्यवाद संजय जी। जैसा अपन सब देख रहे हैं अलग अलग संवादों में कि हमें प्रिकॉशंस पे ढिलाई नहीं करनी है। इस बीमारी के लिए हमें इसके संग जिंदा रहना है, अपने प्रिकॉशंस को बरकरार रखना है, इससे घबराना नहीं है, एसएमएस प्रोटोकॉल को डिलीजेंटली फॉलो करना है। अगर हम ये सब करते रहेंगे तो हम इसके संग बिल्कुल महफूज तरीके से जिंदा रहेंगे और अपने कार्य को करते रहेंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि कृपया करके इसको समाज में ज्यादा से ज्यादा प्रसारित करें और समाज को सुरक्षित बनाने में सहयोग दें। हम सबका फर्ज जहां भी हम हैं वो समाज को सुरक्षित रखने का है। तो अब आईएमए अपनी इस एक्टिविटी को निरंतर जारी रखती है। हर सोमवार बृहस्पतिवार को हम विभिन्न विशेषज्ञों को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं और जो मैसेज आप लेके जाते हैं इसको आप ज्यादा समाज में प्रसारित करें। आप सबके आने का बहुत बहुत धन्यवाद और आगे ऐसे ही आप लोग समाज को सुरक्षित रखे रखेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आई थैंक डॉक्टर राजीव जैन ऑल्सो। डॉक्टर राजीव जैन, कुछ आप कहना चाहते हैं कि हम लोग क्लोज कर रहे हैं मीटिंग को? थैंक यू वेरी मच। नहीं, आप क्लोज कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर कमिंग। मैं एंड कर रहा हूँ मीटिंग। थैंक यू सर, थैंक यू।